Hello students, this video lecture is on analysis and design of algorithms for B 5th semester CSE students by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो पहला वीडियो लेक्चर था हमारा एडा पे, वो था एडा क्या होता है, एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है, एल्गोरिदम कैसे काम करता है, एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या क्या होती हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी एसिम्प्टोटिक नोटेशन का कुछ आगे का पार्ट और उसी के साथ साथ उसको एक बार रिकॉल भी कर लेंगे। हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ा था। एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए उसको एसिम्प्टोटिक बोलते हैं। तो एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन सेट, प्रोसेसर स्पीड, डिस्क IO स्पीड एट्सेट्रा। हेंस वी एस्टिमेट द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम एसिम्प्टोटिकली। जिसके थ्रू एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू हमारे पास 5 नोटेशंस थे, बिग ओ, बिग ओमेगा, थीटा, लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा पढ़ा था, लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा छूट गया था। तो इसके साथ साथ अभी के वीडियो लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम। तो उसके पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बिग ओ, बिग ओमेगा को। तो जो बिग ओ होता है वो एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड होता है और इसको जो है हम वर्स्ट केस भी बोलते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, किसी भी फंक्शन के लिए वो लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन रहता है, जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन हमेशा n0 से रहेगा और c जो है एक पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है, जिसका ये ग्राफ हमने बनाया है कि सी ऑफ जी ऑफ एन जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा हमारे गिवन फंक्शन से। तब हम उस कंडीशन को बोलेंगे एफ एन इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। नेक्स्ट था हमारा बिग थीटा नोटेशन या थीटा नोटेशन। तो इसको हम एवरेज केस भी बोल सकते हैं। थीटा नोटेशन में क्या होता है, जो फंक्शन हमारा रहता है वो बीच में लाई करता है। यहाँ पे दो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं C1 और C2, और जो हमारा फंक्शन है वो बीच में लाई करता है। तो वो C1 से बड़ा होता है और C2 से छोटा होता है। जो इक्वेशन है C1 ऑफ Gn इज़ लेस देन इक्वल टू f ऑफ n इज़ लेस देन इक्वल टू C2 ऑफ G ऑफ n। तो C2 जो है वो बड़ा है Fn से और Fn जो बड़ा है वो C1 ऑफ Gn से, फॉर और n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n0। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम उसको बोलते हैं f ऑफ n इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ G ऑफ n। इसके बाद जो था हमारा बिग ओमेगा था, तो बिग ओमेगा को हम लोअर बाउंड भी बोलते हैं और यही हमारा बेस्ट केस भी है। तो बिग ओ की तरह इसमें भी सेम ही इक्वेशन है, आप समझ लीजिए इसमें, लेकिन जो हमारा फंक्शन है वो सी ऑफ जी ऑफ एन से बड़ा है। पहले हमारा एफ ऑफ एन है और उसके बाद सी ऑफ जी ऑफ एन है, जहाँ पे सी पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है और ये दोनों हमारे फंक्शन है फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n0। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ दो और नोटेशंस भी हैं, एक है लिटिल ओ और दूसरा है लिटिल ओमेगा। तो जो लिटिल ओ नोटेशन इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द an upper bound on the growth rate of an algorithm's running time, which may or may not be asymptotically tight. Therefore, little o is also called loose upper bound. जो हमारा बिग ओ था वो टाइट अपर बाउंड था, लेकिन हमारा लिटिल ओ जो है वो लूज अपर बाउंड नोटेशन कहलाता। That is, it is not asymptotically tight and can be defined as given functions f of n and g of n. We say that f of n is little o of g of n if there are positive constants c and n0 such that f of n is less than c of g of n for all n is greater than equal to n0. That is, f has a lower growth rate than g. अब डिफरेंस क्या है बिग ओ और स्मॉल ओ में। तो जो बिग ओ था
उसमें जो इक्वेशन थी वो ये थी कि एफ ऑफ एन इज़ लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। तो ये जो इक्वल टू लगा हुआ था वो स्मॉल ओ में नहीं लिखा लगा हुआ है, यहाँ पे सीधा सिर्फ लेस देन है। तो ये डिफरेंट है, इसीलिए जो लिटिल ओ नोटेशन है वो नॉट सो मच अपर बाउंड है या लूज अपर बाउंड है। सो लिटिल ओ इज़ टू मीन टाइट अपर बाउंड। The main difference between big O and little o in their definitions are big O f of n is equals to O of g of n, तो bound क्या होगा, 0 is less than equal to f n is less than equal to c of g of n, so it is true only for some positive value of c. But in case of little o it is true for all constant c is greater than 0, because f of n is equals to small o of g of n and the bound is f of n is less than c of g of n. तो ये जो हम इक्वेशन एक लिख सकते हैं कि g फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल o ऑफ f इफ लिमिट में लगा हुआ n टेंड्स टू इन्फिनिटी g ऑफ n डिवाइडेड बाय f ऑफ n इज इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं लगता इसका मतलब वो लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन है, और अगर इक्वल टू का साइन लगता है मतलब वो बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन है। तो ये डिफरेंस है लिटिल ओ और बिग ओ में। नेक्स्ट है हमारा लिटिल ओमेगा नोटेशन या स्मॉल ओमेगा, कॉमनली रिटर्न एज ऐसा वाला डब्ल्यू। Asymptotic notation to denote lower bound, not asymptotically tight on the growth rate of runtime of an algorithm. यहाँ पर f of n is equals to little omega of g of n for all real constant c is greater than 0 and 0 is greater than 0। तो यहाँ पे भी जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि जो हमारा बड़ा बिग ओमेगा था वो ग्रेटर देन इक्वल टू हम लिखते थे जी ऑफ एन से, लेकिन हम लिटिल ओमेगा में क्या करेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन, ये जो इक्वल टू का साइन है वो यहाँ से हट जाएगा। द डेफिनेशंस ऑफ ओमेगा नोटेशन बिग ओमेगा एंड स्मॉल ओमेगा आर सिमिलर। जो मेन डिफरेंस है एफ एन इज इक्वल्स टू बिग ओमेगा, द बाउंड क्या है, एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे एफ एन, होल्ड सम कॉन्स्टेंट फॉर सी इज ग्रेटर देन 0, बट इन एफ ऑफ एन ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, स्मॉल ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, यहाँ पे जो बाउंड है वो सिर्फ ग्रेटर देन में ही काम करेगा, इक्वल टू पे काम नहीं करेगा, जिसमें कि सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 0 से। तो ये हमारे इक्वेशंस थे एसिम्प्टोटिक नोटेशन के। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है, हर बार एडा में फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन रहता ही है कि एक्सप्लेन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो आपको पांचों एसिम्प्टोटिक नोटेशन बिग ओ, बिग ओमेगा, थीटा, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा नोटेशंस लिखना पड़ेगा विथ डायग्राम एंड विथ देयर इक्वेशंस। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ये है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस एनालिसिस। तो ये जो है हम एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं कि वो कौन से केस के थ्रू काम करता है। तो ये 3 केसेस होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के। किसी भी एल्गोरिदम को हम जब मेजर करते हैं तो इन 3 केसेस के थ्रू करते हैं। आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि वर्स्ट केस वो केस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में किसी भी एल्गोरिदम को। बेस्ट केस वो केस है जहाँ पे वो सबसे कम टाइम लेता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। और एवरेज केस वो केस है जहाँ पे वो एक एवरेज टाइम लेता है कोई भी एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने के लिए। तो सबसे पहले वर्स्ट केस देखते हैं। प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑन रनिंग टाइम एंड एब्सोल्यूट गारंटी दैट द एल्गोरिदम वुड नॉट रन लॉन्गर नो मैटर व्हाट द इनपुट्स आर। इसमें क्या होता है कि लोअर बाउंड इज़ लेस देन इक्वल टू रनिंग टाइम इज़ लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था जो वर्स्ट केस जो है वो वर्स्ट केस बिग ओ के अंदर आता है। तो बिग ओ नोटेशन को हम वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी मानते हैं। बिग ओ नोटेशन इज़ अपर बाउंड नोटेशन, इसलिए वो क्या है, वर्स्ट केस है। उसकी इक्वेशन है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन अपॉन जी एन लेस देन इन्फिनिटी। The worst case running time upper bound is a function of gn to a within a constant factor.
तो वर्स्ट केस का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा समय ले एग्जीक्यूट होने में, और वो जो है वो अपर बाउंड पे होता है। नेक्स्ट है आपका बेस्ट केस। जो बेस्ट केस है वो लोअर बाउंड प्रोवाइड करता है रनिंग टाइम के लिए, इसलिए इसके अंदर जो आता है वो आता है आपका बिग ओमेगा। इनपुट इज़ द वन फॉर विच द एल्गो रन्स द फास्टेस्ट। तो लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू रनिंग टाइम लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, पर हम यहाँ पे बेस्ट केस किस लिए काम करते हैं, लोअर बाउंड के लिए। बिग ओमेगा नोटेशन जो है वो लोअर बाउंड डिनोट करता है, इसलिए वो बेस्ट केस के अंदर आता है। और इक्वेशन सेम है, लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, यहाँ पर इक्वल टू है, बस यही एक डिफरेंस है। तो बिग ओ जो है वो वर्स्ट केस है, बिग ओमेगा जो है वो बेस्ट केस है। लास्ट है हमारा एवरेज केस। प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ एवरेज रनिंग टाइम, एज्यूम्स दैट द इनपुट इज रैंडम, यूजफुल व्हेन बेस्ट या वर्स्ट केस डू नॉट हैपन वेरी ऑफन, दैट इज फ्यू इनपुट केसेस लीड्स टू बेस्ट और वर्स्ट केसेस, और लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल टू रनिंग टाइम इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। तो ये जो एवरेज केस है इसके अंदर जो है हम थीटा जो नोटेशन है हमारी वो हम ले सकते हैं। अगर आपको थीटा की इक्वेशन भी याद होगी तो C1 ऑफ G1 ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू F इज लेस देन इक्वल टू C2 ऑफ G ऑफ n। ये इस इक्वेशन से ताल्लुक़ रखती है कि हमारा जो लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है उसके बीच में हमारा फंक्शन काम करता है। तो जो तीन केसेस हैं हमारे पास, वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज, तो एवरेज केस कब यूज़ होता है, जब वर्स्ट और बेस्ट केस नहीं काम कर पाते हैं, तब हम उसको एवरेज केस एनालिसिस मान लेते हैं। तो ये जो अभी हमने आज पढ़ा या इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा, वो सारी जो भी चीज़ें थी वो एल्गोरिदम के बारे में थी, कि जब हम कोई एल्गोरिदम लिखते हैं तो उसको मेज़र करने के क्या क्या तरीके हैं, वो सही काम करता है कि नहीं, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो कितना टाइम ले रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है। तो ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू हम मेज़र करते हैं, जिसमें हमारे पास 5 नोटेशंस हैं, और इन 3 केसेस के थ्रू हम उसको बेस्ट केस, वर्स्ट केस या एवरेज केस में डाल देते हैं। इसके बाद के वीडियो लेक्चर्स में हम रिकरेंस रिलेशन के न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे। थैंक यू।